तो गुड मॉर्निंग बच्चों। अब स्टार्ट करते हैं हम आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म में आप सबसे पहले बेसिक इसका डिफिनीशन जानेंगे। और डिफिनीशन से तो आइसोमेरिज्म के बारे में तो क्या कुछ पता चलेगा। अभी फर्स्ट के 2 लेक्चर हम लोग थोड़ा थ्योरेटिकल इसके बारे में जानेंगे, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो फिर आइसोमेरिज्म के बारे में आपको एक्चुअल पता चलेगा। ठीक है, तो चलो आप लिखो एक डिफिनीशन सिंपल सा। those compounds having same molecular formula, but there is a difference in physical and chemical properties। इसे अंडरलाइन कर लेना। those compounds having same molecular formula but there is a difference in physical and chemical properties are known as isomers। ये सिंपल मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए और क्या होना चाहिए बोलो, और क्या डिफरेंट, दे विल शो डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। प्रथम बोलो, ठीक है? यस। अब मैं यहां पे अब फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में जो भी आप जानते हो, उसकी रिएक्टिविटी की बात हो, चाहे फिर अब रिएक्टिविटी की बात तो जब रिएक्शन जान जाओगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, फिर आप जानोगे। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टीज फिजिकल की बात करूं तो वो आप बड़े आसानी से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर या वोलेटिलिटी, सरफेस टेंशन, ये सारी प्रॉपर्टीज आप जान सकते हो। या हीट ऑफ कंबशन, जैसा कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने आपको बता दिया होगा, उसमें ये जान सकते हो। जैसे C2H6O है तो इसको मैंने 2 तरह से लिखा। देखो, प्रथम ये है एक तो CH3OCH3, ये CH3OCH3 मतलब ROR जो है दैट इज ईथर। ये कौन सा कंपाउंड है बोलो, ये कौन सा कंपाउंड है? ईथर, इट इज ईथर। और इसी को मैं अगर लिख दूं ऐसा CH3 CH2 और ये OH, तो ये क्या है बेटा बोलो? इट इज एल्कोहल। तो इसमें दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सीधा दिख रहा है। ये दोनों कंपाउंड जो है, मैंने ये तो बोला, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर इज अ डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आप जरा फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंसेस देख सकते हैं। देखो आप कोई भी देखो, इसमें अगर मैं बोलूं कि बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं पहले, तो बोलो बॉइलिंग पॉइंट, या फिर हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी इन वाटर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, चलो बोलो। या फिर मैं बात करता हूं क्या से रिएक्शन विद सोडियम, या मैं बात करता हूं सरफेस टेंशन। बोलो, ये प्रॉपर्टीज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम दिख रहा है, लेकिन ये प्रॉपर्टीज में प्रथम देखो कैसे डिफरेंसेस दिखेगा। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट बोलूं तो बॉइलिंग पॉइंट क्या डिनोट करता है? इट डिनोट द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, हाउ स्ट्रॉन्ग देयर इज ए इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कितना ज्यादा है मॉलिक्यूल के बीच में, जितना ज्यादा एसोसिएशन होगा, मॉलिक्यूल जितना एसोसिएटेड होंगे, बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। वी हैव टू पुट मोर थर्मल एनर्जी, यही है ना प्रथम। अब अगर मैं बात करूं ईथर की, तो ईथर मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ेंगे? अगर मैं बहुत सारे ईथर के मॉलिक्यूल आपस में कैसे जुड़ेंगे? तो ईथर के मॉलिक्यूल आपस में वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ेंगे। वैन डर वाल्स फोर्स सुना है ना आपने? वैन डर वाल्स फोर्स, हाँ। और क्या डाइपोल इंटरेक्शन नहीं कर सकते? ये डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये जो ईथर के मॉलिक्यूल हैं आपस में कैसे जुड़ रहे हैं? वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़ रहे हैं, डाइपोल इंटरेक्शन से जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर मैं एथेनॉल मॉलिक्यूल लिख दूं, एथेनॉल मॉलिक्यूल है, बहुत सारे एथेनॉल मॉलिक्यूल, तो एथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में डाइपोल और वैन डर वाल्स फोर्स से तो अट्रैक्ट होंगे ही होंगे, इंटरेक्ट करेंगे ही। इनमें एक चीज और होगी, क्या आपस में ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते क्या? प्रश्न देखो, अगर मैं अल्कोहल मॉलिक्यूल की बात कर लूं
तो क्या ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं कि नहीं बोलो? ये देखो OH, फिर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच होता है? फोन और फोन से जुड़े हुए हाइड्रोजन। तो क्या ये H बॉन्डिंग भी कर सकते हैं कि नहीं? यानी अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में 3 तरह के फोर्स से जुड़े हुए हैं, वैन डर वाल्स फोर्स, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ईथर के मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं वो कौन कौन सा है? वैन डर वाल्स फोर्स और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो आपको किस केस में ज़्यादा थर्मल एनर्जी देनी होगी? मॉलिक्यूल के बीच के लगने वाले, मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं उनको ब्रेक करने के लिए, बोलो। अल्कोहल मॉलिक्यूल ना, क्योंकि अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में कैसे कैसे जुड़े हैं बोलो? इन अल्कोहल मॉलिक्यूल्स इंटर पार्टिकल फोर्सेज आर डाइपोल डाइपोल, वैन डर वाल्स, एंड थर्ड वन इज H बॉन्डिंग। यस। और ईथर में क्या है? बस केवल इंटर पार्टिकल फोर्सेज, वैन वैन डर वाल्स एंड डाइपोल डाइपोल। यस। तो आप बताओ मुझे किस में हमें ज्यादा एनर्जी, मतलब किसका फिर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा बोलो? आपको पता ना कि बॉइलिंग पॉइंट अगर हम मैं बोलूं या मेल्टिंग पॉइंट बोलूं, तो आप क्या करते हो? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जब थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हो किसी चीज को बॉयल करने के लिए या मेल्ट करने के लिए, तो आप क्या करते हो? मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड प्रेजेंट हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हो, या मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाले जो फोर्सेज हैं उन फोर्स को तोड़ते हो बोलो, ब्रेक करते हो? क्या आप मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड प्रेजेंट है OH, CH, NH, फलाना H, धमाका H, क्या बॉन्ड को ब्रेक करते हो, या मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को क्लीव करते हो बोलो? किसके अगेंस्ट थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हो बोलो? फोर्स। हाँ, बिटवीन द मॉलिक्यूल, विद इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ना। भाई तुम दुष्टू, तुम पानी को बॉयल करने के लिए अगर थर्मल एनर्जी दोगे तो तुम्हें क्या लगता है वो पानी को तोड़ देता है क्या? वो पानी टूट जाता है, OH माइनस H प्लस ऐसा टूट जाता है कि H2O H2O के बीच के इंटरेक्शन को तोड़ते हो। किसको ब्रेक करते हो? किसको ब्रेक करते हो? उन दोनों के बीच के। या तो फिर यही मैं कह रहा हूं, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए बोलो? किसमें ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए? यस। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है बोलो? कम है। हो गया नहीं बोलो? तो मैं कहूंगा विच इज मोर वोलेटाइल, विच शुड बी मोर वोलेटाइल। ऑब्वियसली जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसका क्या होगा? वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। यस या नो? हाँ, बहुत सिंपल है। अब मैं बोलूँ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, तो ये वाटर में कौन सॉल्युबल होता है बताओ मुझे? वाटर में सॉल्युबल वो होगा ज़्यादा जो वाटर के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन शो करेगा, है कि नहीं? तो वाटर के साथ कौन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन ज़्यादा इफेक्टिव करेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन में अगर आप देखो, ईथर की बात करूँ मैं, तो ईथर सिर्फ क्या कर सकता है बोलो? हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर हो सकता है। जब ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड करने जाएगा तो ये क्या करेगा बोलो? वाटर का जो H प्लस है उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो करेगा। मतलब उसे हम बोलेंगे क्या बोलो? ये हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेप्टर होगा ड्यूरिंग हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं अल्कोहल को वाटर में भेजूं तो देखो ये क्या, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा नहीं होंगे, इसके पास जो हाइड्रोजन O से जुड़ा हुआ है ये हाइड्रोजन किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? वाटर वाले ऑक्सीजन के साथ। यस या नो? देख लो वाटर। और जो इसका ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन वाटर वाले किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? हाइड्रोजन के साथ। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग H प्लस डोनर भी है और H प्लस एक्सेप्टर भी है। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन के ड्यूरिंग ये इसके पास हाइड्रोजन है जो कि किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा फोन के साथ, और इसके पास O है जो कि दूसरे किसी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये H+ डोनर भी हुआ और H+ क्या हुआ? एक्सेप्टर।
बोलो तो विच वन इज शोइंग मोर इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, ईथर और एल्कोहल? एल्कोहल। तो बोलो विच विल बी मोर सॉल्युबल इन वाटर, कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? बोलो एल्कोहल। तो बस देखो, तो जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, फिर भी देखो प्रॉपर्टीज में अंतर आ रही है। मोर, ये लेस सॉल्युबल, ये क्या है? बोलो मोर सॉल्युबल। प्रथम बोलो यस। इन दोनों बातों में कोई आपको डाउट है क्या? बोलिएगा। इज एनी डाउट? बाकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग पढ़ेंगे, उसमें हम सब डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये दोनों में आपको कोई डाउट नहीं है जो दो प्रॉपर्टीज मैंने लिखा है? नो सर। ओके, रिएक्शन में सोडियम, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ कौन रिएक्ट करते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए? एक्टिव हाइड्रोजन। यस या नो? एक्टिव हाइड्रोजन। तो अब इसमें अगर मैं बोलूं क्या ईथर के पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन दिख रहा है? क्या कोई रिएक्शन होगा या नहीं होगा? रिएक्शन बोलो। आपको याद है वी कैन स्टोर द सोडियम विद ईथर बट नॉट विद एल्कोहल। इसके पास कोई एक्टिव हाइड्रोजन है ही नहीं, कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बोलूं एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक, टर्मिनल एल्काइंस, फिनॉल, ये सारे एक्टिव हाइड्रोजन, इनके पास देखो O से जुड़ा हुआ H है, तो बोलो इसमें रिएक्शन होगा कि नहीं? CH3 CH2OH और प्लस सोडियम, क्या रिएक्शन होता है भाई? क्या बन जाएगा आपको पता चल रहा है ना? CH3 CH2O माइनस Na प्लस हाफ H2। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में बता दिया होगा। सोडियम कैन बी स्टोर्ड विद ईथर बट नॉट विद एल्कोहल because sodium react with alcohol and form hydrogen and alkoxide। बोलो। यस सर। अब मैं बोलूँ सरफेस टेंशन, व्हाट इज सरफेस टेंशन? सरफेस टेंशन का अगर मैं फिजिकल सिग्निफिकेंस बोलूँ तो फिजिकल सिग्निफिकेंस इज मिनिमाइजेशन ऑफ सरफेस एरिया। कितना कम से कम सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया कोई भी सबस्टेंस, कोई भी लिक्विड सरफेस एरिया कम कब करेगा? सरफेस एरिया कम कब करेगा? जब उन मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन होगा या उन मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन बहुत वीक होगा। अगर मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन वीक है तो फिर वो सरफेस पे डालते ही वो क्या होंगे? बोलो बहुत ज्यादा सरफेस पे बिखर जाएंगे कि नहीं? बोलो यस सर। लेकिन अगर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो फिर वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? बोलो ज्यादा सरफेस एरिया को कवर करेंगे कि नहीं कवर करेंगे? करेंगे। बट क्या कह रहा है ये दुष्ट, तुमको मार दूं मैं। अरे मैं कह रहा हूं ईथर के मॉलिक्यूल, मैं बॉटल में ईथर लेके आया और एक बॉटल में अल्कोहल लेके आया। अब बोलो मैं कह रहा हूं कौन से मॉलिक्यूल, सरफेस टेंशन का क्या मतलब होता है? ये है ना टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया, कम से कम सरफेस एरिया पे वो क्या हो? बिखरे। तो अगर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा है तो फिर वो क्या होगा? बोलो क्या वो ज्यादा सरफेस एरिया कवर करेंगे या फिर वो एसोसिएटेड रह के कम सरफेस एरिया कवर करेंगे? अरे एथेनॉल के मॉलिक्यूल आपस में कैसे अटैच होंगे? तुम पहले ये बताओ मुझे। अगर मैं कह रहा हूं कि सरफेस टेंशन किसी का कम है तो क्या इसका मतलब है? सरफेस टेंशन कम है अगर तो वो लिक्विड में ले आऊंगा तो वो क्या करेगा? वो लार्जर सरफेस एरिया को कवर करेगा या लेसर सरफेस एरिया को कवर करेगा? यस। क्या यस यस कर रहे हो? मतलब क्या लेसर सरफेस एरिया ना? हाँ, लेसर सरफेस एरिया को कवर कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जो भी कंपाउंड तुम लेके आए हो उन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन क्या है? इसका मतलब स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है और वीक इंटरेक्शन है। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होगा तभी तो लेसर सरफेस एरिया कवर करेगा। यस सर। अगर वीक इंटरेक्शन होगा तो वो मॉलिक्यूल क्या होंगे? उस कंपाउंड के मॉलिक्यूल फिर क्या होंगे? बोलो दूर दूर हो जाएंगे और ज्यादा सरफेस कवर कर लेंगे। बोलो तुम्हें गर्म चीजें क्यों अच्छी लगती हैं, टेस्ट क्यों देती हैं? क्योंकि गर्म होगा। सूप क्यों गर्म टेस्ट लगता है? क्योंकि अगर गर्म होगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा?
कम सरफेस टेंशन अगर कम होगा, सरफेस टेंशन कम होना मीन्स क्या? मतलब ज्यादा सरफेस एरिया कवर करना। यस ज्यादा सरफेस एरिया जब कवर करेगा मतलब इट विल कम्स इन तुम्हारा ये जीभ है उसके ज्यादा से ज्यादा वो जो फ्लेवर बर्ड्स होती हैं, जो क्या बोलते हो टेस्ट बर्ड्स, उसके कांटेक्ट में ज्यादा से ज्यादा आएंगी, इसलिए तुम्हें टेस्ट ज्यादा पता चलेगा ज्यादा सरफेस पे। और ठंडा हो जाएगा तो सरफेस टेंशन क्या होगा? कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सरफेस टेंशन ज्यादा हो जाएगा तो फिर वो कम से कम एरिया पे रहेगा, तो तुम्हें टेस्ट नहीं पता चलेगा। नहीं समझे मेरी बात? यानी सरफेस टेंशन और इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल में क्या रिलेशन है? जल्दी बोलो। इनवर्स। बिल्कुल सही है ना? तो बताओ सरफेस टेंशन किसका ज्यादा होगा इसमें? बोलो। ये लेस सरफेस टेंशन और ईथर का सरफेस टेंशन क्या है? लेस। यस, लेसर। यानी ईथर में लेके आऊंगा और ऐसे उड़ेल दूंगा तो ये क्या होगा? ज्यादा सरफेस एरिया पे। यस या नो? यस सर, ज्यादा। अब ये पता चल गया ना आपको? यानी यहां पे आप जरूर लिख दोगे सरफेस टेंशन ऑफ ए गिवन मॉलिक्यूल लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल। यस या नो? और यही चीज अगर मैं विस्कोसिटी के लिए बात कर दूं तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा। यस सर। विस्कोसिटी के लिए तो अलग हो जाएगा कि नहीं बेटा? बोलो। हाँ। तो इसमें आप साफ साफ दिख रहा है आपको कि मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसमें और भी एग्जांपल बताऊं तब ना, केवल इससे नहीं काम चलेगा। अभी आप ये कह सकते हो कि सर तो आप ऐसा भी बोल सकते थे कि दोज कंपाउंड्स having same molecular formula and different structural formula because they have different structure। इसमें कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इसमें कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, ऐसा अरेंज किया हुआ है ना प्रथम? yes sir। तो इसमें तो मुझे ऐसा बोलना चाहिए कि those compounds having same molecular formula but they have different structural formula, they are isomer। लेकिन मैंने क्या बोला है? दोज कंपाउंड्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसे हम आइसोमर कहते हैं। क्योंकि मैं आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आइसोमर की बात कर रहा हूं। अगर मैं स्ट्रक्चर की केवल बात करूंगा तो ठीक है। देखो जरा यहां पे देखो, इसमें स्ट्रक्चर अभी डिफरेंट लग रहा है ना आपको? यस। ओके, स्ट्रक्चर इसमें आपको डिफरेंट लग रहा। ओके, जरा इसमें देखना बेटा, इसमें आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट लग रहा है क्या? देख के बताइएगा। क्या इनमें स्ट्रक्चर डिफरेंट है? देख के बताइएगा। दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या स्ट्रक्चर डिफरेंट का? स्ट्रक्चर डिफरेंट तो तब बोलते ना दोस्त जब ऐसा होता। अगर मैं स्ट्रक्चर कहाँ डिफरेंट है बोलो? स्ट्रक्चर डिफरेंट होना मतलब कनेक्टिविटी में डिफरेंस होना है, एटॉमिक कनेक्टिविटी में। अगर ऐसा मैं लिखता तब ना कहते स्ट्रक्चर डिफरेंट है। स्ट्रक्चर में कहाँ अंतर है? ये तो जो दोनों मॉलिक्यूल में आप देखो, जो जिस सेंटर से अटैच है फर्स्ट मॉलिक्यूल में, सेकेंड मॉलिक्यूल में भी वो ग्रुप वो उस सेंटर से ही अटैच है। Now difference is a spatial arrangement। ऐसा है ना? हाँ। केवल क्या अंतर है बोलो? स्पेस में डिफरेंस है ना? यस सर। उसके 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में या स्पेशियल अरेंजमेंट में डिफरेंस है। ऐसा कर लिया आसपास, और एक बार क्या कर लिया? दोनों CH3 दूर दूर कर लिया। तो अब मुझे ये बताना, और ये देखो, ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट है कि नहीं? देखो मैंने क्या किया, इसमें एक ही कार्बन पे 2 CH3 अटैच कर दिया। yes, तो मैंने स्ट्रक्चरली चेंज कर दिया कि नहीं? yes।
हाँ, तो लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल या स्टीरियो या इसकी बात नहीं हो रही, मैं तो सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर इज ए डिफरेंस इन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब बेटा इसमें मैं ज़्यादा ना बोल के, देखो थोड़ा सा तो बोल ही सकता हूँ क्योंकि ये मैंने आपको कहीं ना कहीं जिक्र किया था। अगर मैं बोलूँ स्टेबिलिटी, तो अभी तो ये डिटेल इसका हम पढ़ेंगे बाद में स्टीरियो में, ये ट्रांसफॉर्म कहीं जिक्र किया होगा थोड़ा सा, और ये सिस, एक जैसे एक तरफ हो तो सिस, अपोजिट हो तो ट्रांस। ये तो पूरा ज्योमेट्रिकल में पूरा अलग से ही पढ़ेंगे। लेकिन अब मुझे बताओ, इसमें आपको लग रहा है ये एक जैसे दूर दूर होंगे बड़े बड़े ग्रुप तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? इट इज मोर स्टेबल, इट इज लेस स्टेबल? बोलो यस। अगर मैं बोलूं इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन है? इनवर्स। आप बताओ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इसकी क्या होगी फिर, बोलो जल्दी से। लेस। ये लेस होगा ना भाई? यस। और ये क्या है बोलो? मोर। तो देखो दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट देयर इज ए डिफरेंस इन फिजिकल और केमिकल। अब केमिकल प्रॉपर्टीज देख लो, अगर मैं रिएक्टिविटी बोलूं तो आप बता दो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी? लेस रिएक्टिव, ट्रांस, क्योंकि मोर स्टेबल है। बोलो। और ये अनस्टेबल है तो क्या होगा? मोर रिएक्टिव। यस। तो बोलो क्या ये ऐसा नहीं हो गया? दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो आइसोमर्स कहते हैं। मैं ना तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के बारे में बात कर रहा हूं और ना तो मैं स्टीरियो आइसोमर के बारे में बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ अभी आइसोमर वर्ड बोल रहा हूं। ओके बोलो। Yes. लेकिन एक चीज और है, प्रथम मैं बोलूं कि हीट ऑफ कंबशन, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट्स ऑफ आइसोमर्स विल बी सेम। अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट्स ऑफ आइसोमर्स विल बी सेम। फाइनल जो कंबशन प्रोडक्ट होगा आइसोमर्स का वो सेम बनेगा। ये देखो, ये मैंने लिखा ना कि ये दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, प्रॉपर्टीज डिफरेंट है, ये आइसोमर है। मैं इसको अगर बर्न किसी कंबशन करोगे तो क्या होगा? कंबशन मतलब एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन और कंप्लीटली रिएक्ट करना ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा? ऑक्साइड ही बनेगा ना। किसी भी ऑर्गेनिक को रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? CO2 H2O, यही तो बनता है कंबशन से। यस सर। तो तुम मुझे बताओ, इसमें जितने कार्बन है उतने ही कार्बन, इतने हैं हाइड्रोजन, सब कुछ सेम है। तो तुम्हें नहीं लगता मैं इस ट्रांस को जितना कंबशन करके CO2 H2O पाऊंगा और इस सिस को जितना कंबशन करके CO2 H2O पाऊंगा, वो नंबर सेम होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर। सेम ही ना होंगे दुष्टू, इसमें कार्बन सेम ही है ना, ये C4H8 ही है ना। यस सर। यस। यानी मैं कहूंगा, और तो मैं ऐसा कहूंगा अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट्स ऑफ आइसोमर्स आर सेम, इवन नंबर ऑफ CO2 H2O जो भी बन रहा इट विल बी सेम। लेकिन आप मुझे बताना, क्या हीट ऑफ कंबशन भी सेम होगा? हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन इज लाइक, जैसे मैं बोलूंगा हीट ऑफ कंबशन अब किस पे डिपेंड करता है? तो हीट ऑफ कंबशन डिपेंड्स ऑन द number of CH bond, and if number of CH bond is same, it is inversely proportional to stability. जैसे heat of hydrogenation में heat of hydrogenation directly proportional to pi bond, और अगर पर pi bond या फिर number of pi bond same हो तो HOH inversely proportional to क्या लिखा था? stability। भाई मैं कह रहा हूँ कोई भी चीज हो खूब स्टेबल है, किसी चीज को तुम कंबशन करोगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी? उस मॉलिक्यूल के अंदर से तो एनर्जी आएगी। Yes. उसकी जो इंटरनल एनर्जी होगी वही थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट होगी ना। तो अगर कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है दैट मींस उसके पास कम एनर्जी है कि ज्यादा एनर्जी है? मैं स्टेबल है तो कम एनर्जी है ना उसके पास, मॉर्ग में उसके पास कम एनर्जी है। तो जब मैं कंबशन करूंगा तो फिर क्या करेगा? वो एनर्जी नई प्रोड्यूस करेगा, नई एनर्जी बनाएगा, या जो भी एनर्जी है उसकी वही थर्मल एनर्जी के फॉर्म में रिलीज करेगा। तो जो जितना स्टेबल होगा उसको कंबशन करने पे उतनी कम एनर्जी मिलेगी, है ना। और जो अनस्टेबल होगा
उसके पास ज्यादा एनर्जी होगी। उसके पास ज्यादा एनर्जी है, तो वही एनर्जी तो जानते हो ही, एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना। तो सिंपली तो मैं अगर बोलूंगा इनका जो हीट ऑफ कंबशन होगा फाइनल, वो क्या होगा, फाइनल हीट ऑफ जो कंबशन का प्रोडक्ट होगा वो तो सेम होगा, लेकिन हीट ऑफ कंबशन इज डिफरेंट। तो ये मैं स्टेटमेंट बोलता हूं। चलो ये नोट कर लिया है क्या, जल्दी से बोलो। नहीं सर, करना है ये सब ये अभी नोट नहीं करना है, ठीक है ना, लास्ट में मैं टाइम दूंगा नोट करने के लिए। ओके, अच्छा, ये स्टेटमेंट नोट करो बस, ये कहीं भी स्टेटमेंट नोट करो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो इसके लिए स्पेस छोड़ो क्या? हाँ नहीं कुछ नहीं, पेज नहीं छोड़ो, बस एक लाइन ये लिखो फिर लिखना। बोलूं बेटा, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट्स ऑफ, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट ऑफ, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट्स ऑफ, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट मतलब क्या हुआ, प्रथम फाइनल कंबशन प्रोडक्ट है ना, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोमर्स आर सेम, अल्टीमेट कंबशन प्रोडक्ट्स ऑफ आइसोमर्स आर सेम, बट अंडरलाइन कर लेना, बट हीट ऑफ कंबशन, बट हीट ऑफ कंबशन, heat of combustion is different, but heat of combustion is different. लिखा? यस सर। हाँ डन। अब मैं जो बताने जा रहा हूं फिर आप नोट कीजिएगा, एक मिनट बेटा। यहां पे मैं आपको HOC की बात थोड़ा सा कर लूंगा। हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ कंबशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ CH बॉन्ड। किस पे डिपेंड करता है, बोलो बोलो प्रथम बोलो, नंबर ऑफ CH बॉन्ड। जो CH की वो जो बॉन्ड एनर्जी होगी, वही बॉन्ड एनर्जी या जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू यू नो थर्मल एनर्जी जब तुम बर्न करोगे। तो अगर मैं कहूँ इसमें भाई ठीक है, इसमें तो 6 CH है, इसमें 12 CH है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो बता दोगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना, है ना। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए, इफ नंबर ऑफ CH bonds are same, CH bonds are, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, ये नंबर ऑफ CH bonds are same और if number of CH bonds are डिफरेंट, या फिर पहले ऐसे बता, इफ नंबर ऑफ CH bonds आर सेम देन HOC, जैसे तुम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बताते थे, HOC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। अब किस पे डिपेंड करेगा बोलो, स्टेबिलिटी पे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं आपसे कि N पेंटेन, ठीक है, और एक मैंने लिख दिया यहाँ पे नियोपेंटेन, यहाँ पे लिख दिया ऐसा ब्रांचिंग वाला, डॉक्टर वाला प्लस बना दिया, ये लिखा मैंने नॉर्मल पेंटेन। इसमें नंबर ऑफ CS देखो और इसमें नंबर ऑफ CS देख लो, नंबर ऑफ CH बॉन्ड सेम है कि नहीं, देखो ये हो गया CH3, देखो 12 है दोनों में, दोनों में 12 है कि नहीं प्रथम, देखो ये नंबर ऑफ CH बॉन्ड काउंट कर लो, नंबर ऑफ CH बॉन्ड सेम है, ठीक ना। ऐसे केसेस में हम किससे देखते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो फिर अब आप इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखोगे, इसमें स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, तो इसमें हम देख लेते हैं, बोलो ब्रांचिंग होने से सरफेस एरिया, यू नो कभी भी मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग होगी तो मॉलिक्यूल इज टेंडिंग टू स्फेरिकल और नॉन स्फेरिकल। ब्रांचिंग मीन्स मॉलिक्यूल इज टेंडिंग टू स्फेरिकल,
स्फेरिकल मतलब क्या होता है? सरफेस एरिया कम होना। सरफेस एरिया कम होना मीन्स सरफेस एनर्जी कम होना, मीन्स सिस्टम क्या होना? स्टेबल। यस या नो? यस। तो फिर बोलो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ? स्टेबल। स्टेबल, यस। बिकॉज ऑफ लेसर सरफेस एनर्जी, बिकॉज ऑफ स्टेबल, बिकॉज ऑफ लेसर सरफेस एनर्जी, ऑब्जेक्ट सरफेस एरिया। तो बोलो हीट ऑफ कंबशन फिर किसका ज्यादा होगा? बोलो जल्दी से, हीट ऑफ कंबशन बोलो, इसका ज्यादा हो जाएगा। यस या नो? यस। हाँ, लिखने के टाइम अभी दूंगा मैं, इसमें डाउट नहीं है ना भाई? नो सर। हाँ, अभी मैं लिखने के टाइम दूंगा आपको। अब बेटा इसमें अब सुनिए एक चीज और मैं बोलूं, इफ नंबर ऑफ CH bonds are different, but we want to compare HOC per CH2. In this case HOC इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। इस केस में भी HOC क्या होगा? बोलो HOC पर CH2 क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? पर CH2। मतलब क्या? जैसे मान लो साइक्लोप्रोपेन है बेटा और साइक्लोहेक्सेन है। प्रथम सुनना जरा ध्यान से, मैं सिंपल पूछ रहा हूं, 1 मोल साइक्लोहेक्सेन साइक्लोप्रोपेन किसका कंबशन एनर्जी ज्यादा है? तो कंबशन हीट ऑफ कंबशन इसका ज्यादा है, नंबर ऑफ CH बॉन्ड ज्यादा है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नहीं, इसमें आपको बताना है HOC पर CH2। अब मतलब कि अगर इससे X यूनिट एनर्जी मिल रही थी और इससे X किलो कैलोरी या किलो जूल जो भी X किलो कैलोरी और इससे Y किलो कैलोरी, तो अब मुझे कंपैरिजन किस में करना है? X/3 और Y/6। नाउ कंपैरिजन ऐसा करना हमें, मतलब किसके एक CH2 को कंबशन करने में ज्यादा एनर्जी मिल रही है? बोलो तो अगर मैं कह दूंगा कि भाई एफिशिएंसी समझ रहे हो ना, पर CH2 बोल दिया, इसका मतलब क्या हो गया? बोलो सारे सेम हो गया। मतलब इसका एक CH2 और इसका एक CH2, मतलब जैसे मैं एफिशिएंसी है हीट ऑफ कंबशन ऐसे कंपेयर कर रहा हूं, एक यूनिट गैसोलीन, एक यूनिट मतलब एक CNG ऐसा कंपेयर कर रहा हूं, या मैं कहूंगा 1 लीटर डीजल 1 लीटर पेट्रोल, नहीं समझे? या 1 लीटर एथेनॉल और 1 लीटर पेट्रोल, मतलब समझ, इस टाइप से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। तभी तो मुझे कैलोरीफिक वैल्यू पता चलेगी उसकी, तभी तो मुझे हीट ऑफ कंबशन यहां पे क्या कर रहा है? पर CH2 पूछ रहा है ना? यस सर। तो पर CH2 कैसे कंपेयर करोगे? अब तो सेम ही हो गया, वो पर CH2 की बात कर रहा है, मतलब इसके एक CH2 और इसका एक CH2। अगर सिर्फ हीट ऑफ कंबशन पूछेगा तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा है, लेकिन वो किस में कंपैरिजन के लिए पूछ रहा है कि अगर इसका हीट ऑफ कंबशन X किलो कैलोरी है पर मोल और इसका Y किलो कैलोरी पर मोल, तो Y/6 करूंगा तो इसके एक CH2 का हीट ऑफ कंबशन मिलेगा और इसके एक CH2 का कब मिलेगा? जब किससे डिवाइड करोगे? 3 से। अब इसमें कंपेयर करने के लिए कह रहा था मैं, HOC पर CH2 का ही मतलब हुआ। तो ये चीज तो वही हो गई, इफ नंबर ऑफ CH बॉन्ड्स आर सेम देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखा है देखो ये भी, स्टेबिलिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, जैसे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में नंबर ऑफ डबल बॉन्ड सेम देन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। हाँ, तो इसमें भी अब ऐसे देखेंगे, तो बोलो साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोहेक्सेन, बोलो विच इज हाईली स्ट्रेन्ड मॉलिक्यूल। तो आपको याद होगा साइक्लोप्रोपेन का सिग्मा नहीं टाउ बॉन्ड याद है? साइक्लोप्रोपेन में जो सिग्मा होता है वो टाउ बॉन्ड, बेयर स्ट्रेन थ्योरी याद है ना? बेयर स्ट्रेन थ्योरी, साइक्लोप्रोपेन का सिग्मा नहीं टाउ बॉन्ड कहते हैं उसे,
या बनाना बॉन्ड कहते हैं, बहुत वीक होता है, स्ट्रेन्ड बॉन्ड। तो ये कैसा मॉलिक्यूल है, स्टेबल या हाईली अनस्टेबल? हाईली अनस्टेबल। और साइक्लोहेक्सेन कैसा मॉलिक्यूल है? अरे बेयर स्ट्रेन नहीं है, देखिए हमको मोहर दूंगा टूट जाएगा। साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और फिर साइक्लोपेंटेन, ऐसा याद है? ये एंगल स्ट्रेन, एंगल डेविएशन। यस सर। एंगल डेविएशन यही तो पढ़ा था आपने किसमें, बेयर स्ट्रेन थ्योरी में। तो फिर बोलो HOC पर CH2 किसका ज्यादा हो गया? बोलो साइक्लोप्रोपेन का। यस या नो? यस सर। तो मैंने ये बोला कि हीट ऑफ कंबशन, फाइनल कंबशन प्रोडक्ट ऑफ आइसोमर्स आर सेम बट हीट ऑफ कंबशंस आर डिफरेंट। तो अभी मैं नोट करवाता हूँ आपको। तो इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू रखेंगे। तो इतना ही, ओके, थैंक यू, बाय बाय।